क्या कभी ये सोचा है कि जैसे ही फोन हाथ में आता है, हमारी सोच, हमारा बर्ताव सब कैसे बदल जाता है? आज हम लोग साइबर साइकोलॉजी की दुनिया में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हमारी ये जो डिजिटल जिंदगी है ना, वो असल जिंदगी को कैसे एक नया रूप दे रही है। और यकीन मानिए, ये टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है और हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात सच में बहुत गहरी है। इसका मतलब ये है कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया, ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही हैं, आपस में जुड़ी हुई। जरा सोचिए, कैसे सोशल मीडिया पर हुई एक छोटी सी बहस घर पर डिनर का पूरा माहौल बिगाड़ सकती है। या फिर असल जिंदगी का कोई दोस्त अचानक से एक ऑनलाइन गेमिंग ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। तो मतलब ये दोनों दुनियाएं लगातार एक दूसरे पर असर डाल रही हैं, एक दूसरे में घुल-मिल सी गई हैं। और देखिए, यही बात समझना सबसे जरूरी है। हम सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह से इसमें रह रहे हैं। और जैसे कोई भी माहौल हमारे व्यवहार को बदलता है ना, बिल्कुल वैसे ही साइबर स्पेस भी हमें बदलता है। सोचिए, जैसे एक शांत लाइब्रेरी में हम एकदम चुप रहते हैं और एक शोर शराबे वाले कॉन्सर्ट में बिल्कुल अलग होते हैं, बस वैसे ही ऑनलाइन माहौल भी हमारे काम करने के तरीके को, हमारे बर्ताव को बदल देता है। तो फिर ये साइबर साइकोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे डिजिटल ज़माने के साइकोलॉजी है। मतलब ये इस बात की स्टडी है कि हमारे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, ये सब हमारे सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को कैसे बदल रहे हैं। कह सकते हैं कि एक तरह से यही साइकोलॉजी का भविष्य है। चलिए, अब आते हैं असल मुद्दे पर। देखिए, हम अपनी डिजिटल दुनिया को बचाने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं ना, है ना? लेकिन हम एक बहुत बड़ी और शायद सबसे जरूरी चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, इससे समझने के लिए ना जरा सेना के नजरिए से सोचते हैं। वो लोग साइबर स्पेस को 3 लेयर्स या परतों में देखते हैं। पहली है फिजिकल लेयर, मतलब सारे तार, केबल, सर्वर। दूसरी है लॉजिकल लेयर, जो इन सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है। और फिर आती है सबसे जरूरी साइबर पर्सोना लेयर। ये हम हैं, कीबोर्ड के पीछे बैठे हुए इंसान। और हम आगे देखेंगे कि कैसे यही सबसे कमजोर कड़ी है। और सारी समस्या की जड़ पता है क्या है? यही, हम हार्डवेयर और नेटवर्क को बचाने में तो माहिर हैं। हमारे पास बड़े बड़े फायरवॉल हैं, एन्क्रिप्शन है, सब कुछ है। लेकिन हमने उस लेयर को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है जो सबसे ज्यादा कमजोर है, यानी कि हम इंसान। असली खतरा टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी साइकोलॉजी में छिपा है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी हमारे सामान की रक्षा करती है, मतलब हमारे डेटा की, हमारे डिवाइसेस की। लेकिन साइबर साइकोलॉजी वो हमारी रक्षा करती है। ये हमारे सोचने के तरीके, हमारे महसूस करने के तरीके और हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों की हिफाजत के बारे में है। और सच पूछिए तो इससे ज्यादा दांव पर और कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि हम इस इंसानी लेयर को, इस ह्यूमन लेयर को बचाएं कैसे? जवाब छिपा है ये समझने में कि ऑनलाइन माहौल हमारे दिमाग को कैसे एक तरह से हैक कर लेता है। जिस पल हम ये समझ जाएंगे कि हमारा बर्ताव ऑनलाइन क्यों और कैसे बदलता है, उसी पल हम खुद को बचाना भी शुरू कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने कुछ खास प्रभावों की पहचान की है। इनमें से एक है ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट। अब ये क्या है? ये वो सिचुएशन है जब लोग ऑनलाइन कुछ ऐसा कह जाते हैं या कर जाते हैं जो वो कभी किसी के मुंह पर नहीं कहेंगे। गुमनामी का जो एहसास है ना, वो हमें या तो बहुत बहादुर बना देता है या फिर बहुत ज्यादा लापरवाह। यही वो मनोवैज्ञानिक बदलाव हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। और इसी पर डॉक्टर मैरी एकेन की ये बात एकदम फिट बैठती है। वो कहती हैं कि ऑनलाइन गुमनामी यानी एनोनिमिटी एक तरह की सुपर पावर है, अदृश्य होने की शक्ति। और इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है और बुरे कामों के लिए भी। और यही चीज ऑनलाइन दुनिया में सही और गलत के सारे मायने बदल कर रख देती है। तो ये सब तो हुई थ्योरी की बातें, हैं ना? सुनने में सब ठीक लगता है, लेकिन असल दुनिया में ये चीजें कैसी दिखती हैं? चलिए, अब कुछ असली रिसर्च पर नजर डालते हैं जो शायद आपको चौंका देंगी। यहीं पर साइबर साइकोलॉजी असली में जिंदा हो उठती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे समाज के सबसे छोटे, सबसे कमजोर सदस्यों से, हमारे बच्चों से। टैबलेट और स्मार्टफोन के इस जमाने में बड़े होने का असल में मतलब क्या है? इस बारे में रिसर्च क्या कहती है? जरा इस आंकड़े को देखिए। 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन छोटे बच्चों ने दिन में 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताया, उनमें डेवलपमेंटल डिले यानी विकास से जुड़ी देरी की संभावना कहीं ज्यादा थी। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि इतनी कम उम्र में स्क्रीन टाइम बच्चे के दिमाग पर कितना गहरा असर डाल सकता है। अच्छा,
छोटे बच्चों से अब आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था की ओर। ये एक ऐसी उम्र है जब ऑनलाइन दुनिया खास तौर पर खतरनाक हो सकती है। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि किशोरों के बीच ऑनलाइन अपराध की दर काफी चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। और याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली बच्चे हैं। यूरोप में लगभग 8,000 किशोरों पर एक स्टडी हुई। उसमें हर 8 में से एक ने माना कि उसने ऑनलाइन किसी को परेशान किया है। हर 11 में से एक ने साइबर धोखाधड़ी की बात मानी। ये एक बहुत बड़ी और ज्यादातर छिपी हुई समस्या है, जिसका हमारे बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरफ सिर्फ बुरी खबरें ही हैं। साइबर साइकोलॉजी में इलाज करने की, हील करने की भी एक अद्भुत क्षमता है। चलिए इसका एक बहुत ही मजबूत उदाहरण देखते हैं। हमारे पूर्व सैनिकों में पीटीएसडी का इलाज। और यहीं पर टेक्नोलॉजी वाकई कमाल कर जाती है। देखिए, पीटीएसडी के मरीज अक्सर अपनी दर्दनाक यादों का सामना करने से बचते हैं। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर उन्हें एक सुरक्षित, कंट्रोल्ड माहौल में उन घटनाओं को फिर से जीने का मौका देती है। इसमें वो सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अब तो रिसर्चर्स इसमें गंध यानी स्मेल को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि गंध हमारी याददाश्त को जगाने वाली सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। ये सच में अभूतपूर्व है। तो ये सारे उदाहरण चाहे अच्छे हों या बुरे, हमें एक बहुत बड़े सवाल पर वापस ले आते हैं। हम सब मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल समाज कैसे बनाएं? ये सिर्फ किसी एक इंसान के बर्ताव का सवाल नहीं है, ये उस पूरी दुनिया के बारे में है जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। इसका जवाब ढूंढने में इतिहास हमारी मदद कर सकता है। एक जमाना था थिन रेड लाइन का, जब मुट्ठी भर सैनिक एक बहुत बड़ी सेना से देश की रक्षा करते थे। फिर आई थिन ब्लू लाइन यानी हमारी पुलिस, जो समाज को अराजकता से बचाती है। और आज हम एक नई साइबर ब्लू लाइन का सामना कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि इस बार यह पता ही नहीं है कि यह लाइन कौन खींच रहा है और इसकी रखवाली कौन कर रहा है। सोचिए, असल दुनिया में अगर कोई मुश्किल आती है तो हमें पता होता है कि मदद के लिए किससे बुलाना है। लेकिन ऑनलाइन अगर कुछ गलत होता है तो कौन जिम्मेदार है? क्या वो सोशल मीडिया कंपनी, सरकार या हम खुद? ये जो नई साइबर ब्लू लाइन है, ये सुरक्षा को लेकर हमारी पूरी समझ पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी है किसकी? और आखिर में डॉक्टर मैरी एकिन की ये बात पूरी चुनौती का सार बता देती है। टेक्नोलॉजी तभी तरक्की लाती है जब हम एक समाज के तौर पर उसके सबसे बुरे, सबसे हानिकारक प्रभावों को कम कर पाते हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसकी असली कीमत इस बात से तय होती है कि हम एक समाज के रूप में उसके बुरे असर से कैसे निपटते हैं। ये हमारी, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे हम अपनी ये डिजिटल दुनिया बना रहे हैं, हम इंसान होने के एहसास को, अपनी इंसानियत को कैसे बचाकर रखेंगे? ये साइबर साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हमारे भविष्य और हमारे वजूद के बारे में है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।